नमस्कार, मैं अरुण कुमार। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आयोग, जैसा कि आपको पता है कि 9:15 पे मैं आयोग की क्लास लेके आता हूँ। आयोग का संबंध है आपके यूनिट नंबर 10 से, और आयोग लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और जो आयोग का टॉपिक है वो लगभग अब एंड होने चला है। 2 से 3 दिन मुश्किल से क्लास चलने वाली है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो क्लास है अब तक आयोग की हमने पढ़ी है उसमें ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है या आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्योंकि क्लास एंड होने चली है तो आयोग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी अभी तक हम लोगों ने 1 महीने के आसपास से आयोग पढ़ा है, कोई भी ऐसी चीज़ आप हमसे बेहिचक पूछिए। मैं आपके सवालों का आंसर करने के लिए ही बैठा हूँ, आपके डाउट क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। और मैं चाहूँगा कि जब आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने जाएं या आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो वहाँ पे आपके मन में कोई सवाल ना रहे। किसी सवाल के संबंध में आप लोग क्लियर कट चीज़ों को कर पाएँ बहुत एक्यूरेसी के साथ। ये मेरा प्रयास है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से प्रयास किया अपने स्तर पे आपको समझाने का, ठीक है, कि ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सवाल पूछिए, मैं आपका आंसर करूँगा। तो आज हमारी जो क्लास है वो रहेगी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको पता है सिलेबस में ये चीज़ें हैं। और ये टॉपिक हम लोग शुरू करें, लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक काम मैं ये दे रहा हूँ कि आप जो जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं वो जो चैनल के लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए फटाफट। फटाफट ये काम कर दीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे टॉपिक को। आज भी हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी हम जो हमारा सिलेबस नहीं बल्कि नोटिफिकेशन आया उसके संबंध में भी हम बात करें। तो पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। ये काम कर लीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे। इन्फॉर्मेशन भी देंगे क्या है, कुछ नोटिफिकेशंस भी आए हैं, आपको ज़्यादातर पता चल गया होगा। एमपीपीएससी के संबंध में व्यापम में भी कुछ आए हैं नोटिफिकेशन, वो भी आपको पता चल गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करूँगा, जो लोग नए हैं उन लोगों को पता चले। फिर उसके बाद हम टॉपिक को शुरू करेंगे। तो फटाफट चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। जो भी एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ उनको भी जोड़िए, एमपी पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ उनको भी जोड़िए, क्योंकि ऐसी क्लास से कहीं ना कहीं क्वेश्चन कभी भी बन जाते हैं जीएस के नाम पे, तो उनको भी फ़ायदा ही होना है, कोई नुकसान नहीं है। तो आप अपने जो भी मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनको जोड़िए, उसके बाद हम शुरू करेंगे।
जोड़िए फटाफट चैनल से जोड़िए, उसके बाद हम शुरू करें। थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देंगे हम आपको। चलिए शुरू करें। पहले तो हम आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इंफॉर्मेशन ये कि आपको पता है कि एमपीपीएससी ने परसों ही अपना कैलेंडर 2023 के लिए जारी कर दिया है। 2023-24 के लिए पता है कि नहीं पता है? ज़्यादातर लोगों को पता होगी, जिन्हें नहीं पता है वो लोग अब समझ लें। जो 2022 का नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है। प्रॉपर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, जिसमें सारी की सारी व्यवस्थाएं दी होंगी। एग्ज़ाम कैसे होना है, सिलेबस, फॉर्म भरने की डेट, कितने पद हैं, वो सब अलग बात है, वो सब जारी होंगे। लेकिन एक बात जो जारी हुई है वो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स 2022 का, ये 21 मई को प्रस्तावित हुआ है। 21 मई अगर हम देखें तो आज से लगभग 150 दिन, लगभग 5 महीने के आसपास आप लोगों के पास समय है। और मुझे लगता है कि एमपीपीएससी ने आपको प्रीलिम्स के लिए जो इस बार समय दिया है वो शायद अब इससे ज़्यादा कभी नहीं देगा, और ना कभी दिया है। 5 माह बहुत होता है। अगर इस 5 माह का हम लोग इस्तेमाल करें अच्छे से तो इतना श्योर है कि हम लोग जो है वो अपनी तैयारी है उसको बेहतर कर पाएंगे और 80+ नंबर ज़रूर ला पाएंगे, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा ही नंबर टारगेट करना है। 80+ हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि जिस प्रकार से कट ऑफ जा रहा है 2 बार से 3 बार से, 2019 में देख लो आप 77 कट ऑफ जा रहा है आउट ऑफ 19। 2021 में जो कट ऑफ जा रहा है 77 जा रहा है आउट ऑफ 97। 80% से ऊपर कट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से देखे तो जा रहा है। और अगर इस टाइप का कट ऑफ जाता रहेगा तो फिर अब आपको पता है कि अगर हमें सिलेक्शन चाहिए, अगर हम सिंसियर हैं सिलेक्शन को लेके, हमें 80+ नंबर टारगेट करने हैं। ठीक है, 80+ के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आपकी रेगुलर स्टडी शुरू हो जाए अब से। जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है तो वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया है वो अब स्टार्ट कर दे, सीरियस हो जाए। ठीक है, और रेगुलर क्लास के अलावा आप लोग जो टेस्ट सीरीज है उसे ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोग जरूर जो है क्लास को, अपनी जो तैयारी है उसको अच्छी कर पाएंगे। हम आपके लिए क्या कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। हम आपको पढ़ाई के लिए 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो हम क्लास जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपको पता है कि रात 8 बजे आप लोग जितने लोग जुड़ते हैं, महीने भर से आपको पता होगा कि रात 8 बजे मैं डेली अरुण कुमार एमपीजीके का टॉपिक लेके आता हूँ, पढ़ाता हूँ। इसके अलावा जैसे कि मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ 9:15 पे अभी हम लोग आयोग देख रहे हैं, और ये आयोग का जो टॉपिक है वो लगभग अब खत्म होने पे आ गया है। 2 क्लास हम लोगों ने शेड्यूल की हुई है। इसके अलावा जैसे ही आयोग खत्म होता है हम एक नई क्लास शेड्यूल करेंगे। तो जो 2 अभी तक हमने देखा वो 30 से 40 क्वेश्चन का हम लोगों ने कवर किया हुआ है एमपीजीके से। आपको पता है कि
30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। इसके अलावा आयोग से आप मान के चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे आयोग से, तो 30-40 क्वेश्चन का जो आपकी हम लोग 2 क्लास से कवर अप करा रहे हैं आप लोगों को। तो रेगुलर क्लास कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। इसके अलावा पीएससी अड्डा ने एक और काम किया है कि हम लोग आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, आपके लिए बहुत सस्ते रेट पे और बहुत उच्च गुणवत्ता के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी 2022 प्रीलिम्स के लिए। 21 का भी चल रहा है, लेकिन अभी हम 2022 की बात करते हैं कि 2022 के प्रीलिम्स के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज जो है प्रारंभ कर दी है। ठीक है, और इसके लिए हमें बहुत कम रेट पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत सस्ते दाम पे हम लोग आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए तरीका ये है कि आप पीएससी अड्डा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से? तो प्ले स्टोर से, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और उसके बाद में हम करना क्या है आपको कि डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कर लीजिए आप वहाँ पे। मैं तरीका बता देता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद आपको लॉगिन करने के बाद एक टेस्ट सेक्शन आपको दाईं तरफ दिखेगा। ठीक है, नीचे टेस्ट सेक्शन पे जाइए। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे एक प्रीलिम्स टेस्ट सेक्शन और एक मेंस का टेस्ट सेक्शन दिखेगा। प्रीलिम्स वाले टेस्ट सेक्शन पे जाइए और वहाँ पे आपको 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप जो चाहें 3 प्रकार की बल्कि मिलेगी। एक तो एमपीपीएससी, हम बताए दे रहे हैं आपको टेस्ट सीरीज कैसे है। एक आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी एमपीपीएससी प्री संभव टेस्ट सीरीज, संभव नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसमें कुल 30 टेस्ट होंगे, आप इसको परचेस कर सकते हैं। फिर आपको एक एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मिलेगी। यहाँ पे भी 30 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 10 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज होंगे और 20 टेस्ट एफएलटी होंगे। इसके अलावा आपको एक तीसरी टेस्ट सीरीज संभव नाम से मिलेगी, विजयी भव के नाम से मिलेगी। वहाँ पे भी वही स्थिति है, 10 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज है और 10-20 टेस्ट पूर्ण टेस्ट है, एफएलटी है। तो आप यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। आप इन टेस्ट सीरीज को परचेस करिए और अपनी जो तैयारी है उसे बेहतर कीजिए। ये तो रही इन्फॉर्मेशन की बात। अब हम जो है टॉपिक शुरू करेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी बना है। ठीक है, आप ध्यान रखना, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन इस बार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम शुरू करते हैं। तैयार हैं आप लोग? ठीक है, तैयार है आप लोग? शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं।
और परिचय से हम देखेंगे परिचय में क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देंगे। कहाँ पे टॉपिक है हमारा बाल अधिकार संरक्षण। सबसे पहले ध्यान रखना है, पहली बात ये है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, ध्यान रखना है ये एक्ट जो आया है 2005 का है। अच्छा, बिल और एक्ट में पता है ना अंतर, एक होता है बिल और एक होता है एक्ट। बिल वो होता है, इसको हम हिंदी में विधेयक बोलते हैं, जब ये विधानसभा में या संसद में प्रस्तुत किया जाता है, इस पर चर्चा होती है, मतदान होता है, तब ये विधेयक होता है। और जब इसे विधानसभा से पारित कर दिया जाता है, संसद से पारित कर दिया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल के जो सिग्नेचर होते हैं वो होने के बाद ये एक्ट हो जाता है, ये अधिनियम हो जाता है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बहुत अच्छे से 2005 का अधिनियम है। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अधिनियम कौन सा है, कब का अधिनियम है, तो 2005। धारा 03, ध्यान रखना, धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का, नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट एंड प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा अधिनियम? 2005, याद रहेगा 2005 का अधिनियम। क्लियर है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अच्छे से क्लियर रहेगा, अधिनियम 2005 का ही क्लियर रहेगा। ठीक है, धारा किसके तहत स्थापित हुआ है? धारा 3 के तहत। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन है, ये तो एक्ट था, मैंने बताया ये एक्ट है, कब का? 2005 का, धारा 3 के तहत। अब इसका गठन कब हुआ है, तो गठन की डेट याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है, 5 मार्च 2007। 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। कब किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन? 5 मार्च 2007 को। याद रहेगा ये डेट याद रहेगी या नहीं रहेगी? 5 मार्च 2007 की डेट याद रहेगी या नहीं? ये वो डेट है जहां पे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाता है या गठन किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए तीसरी बात देख लेते इसके संबंध में। यह एक सांविधिक निकाय है। मुझे नहीं लगता है कि अब सांविधिक या संवैधानिक में बताना जैसे कुछ चीजें रह गई हों। बहुत अच्छे से मैंने कई बार बताया कि यह एक सांविधिक निकाय है, और संवैधानिक में और सांविधिक में क्या अंतर है ये आपको मैंने कई बार बताया। कोई बताएगा मुझे? कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो मुझे बताए कि सांविधिक या संवैधानिक जो आयोग है उन पे क्या अंतर है? बेसिक बताए कोई, फटाफट बताओ आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि सांविधिक में और संवैधानिक में बेसिक डिफरेंस क्या है। बताओ फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को आंसर पता होगा और आप धीरे धीरे जो है आंसर कीजिए, मैं देखूंगा किसे पता है। ठीक है, संवैधानिक आयोग या सामरिक आयोग। चलिए आगे बढ़े। जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इसकी नोडल एजेंसी है। तो नोडल एजेंसी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नोडल एजेंसी कौन है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जिसको हम जानते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वही इसकी नोडल एजेंसी है या देख रेख करने वाली एजेंसी है। किसकी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। क्लियर है ये बात? चलिए, इसका मुख्यालय कहाँ है उसको हम देख लेते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। कहाँ हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए ये जो अधिनियम है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, इसमें जो है टोटल 7 अध्याय हैं और कुल 37 धाराएं हैं। याद रहेगी ये बात? याद रखना है यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से कि टोटल अध्याय जो हैं इस पूरे अधिनियम में 7 हैं। कितने अध्याय हैं? 7। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने धाराएं हैं इस पूरे अधिनियम में, तो 37 धारा है। याद रहेगा आपको? कितने धाराएं हैं? 37 धाराएं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। सामान्य परिचय में कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही हो या आपको ना समझ में आई हो? ठीक है, मैंने बता दिया कि अधिनियम 2005 का है। धारा 3 के तहत इसका गठन हुआ है। गठन हुआ है 5 मार्च 2007 को। यह एक सांविधिक निकाय है, ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। ठीक है, बहुत दिनों से मैंने बताया इस चीज, पूरे आयोग के टॉपिक में हमने इस बात की बार बार चर्चा की है। सांविधिक और संवैधानिक कार्यकारी। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा वो याद रखना है कि 7 इसमें अध्याय हैं और 37 टोटल धाराएं हैं। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है यहां तक बात? बताइए भाई कमेंट सेक्शन में यहां तक अगर चीजें क्लियर हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि हम लगभग आयोग एंड होने चला है अब, और मैं नहीं चाहूंगा कि आपको कोई डाउट रहे या कोई परेशानी रहे। ठीक है, अगर अभी भी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सामान्य परिचय में इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। नेक्स्ट देखें, संरचना देख लेते हैं कि पूरा जो आयोग है संरक्षण आयोग, उसकी क्या संरचना है, क्या स्ट्रक्चर है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में ध्यान रखना बहुत अच्छे से, 1 अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। कुल मिला के बात ये है 1/6 का कॉन्सेप्ट है। टोटल सदस्य संख्या 7, 1 जिसमें से अध्यक्ष और 6 उसमें से सदस्य के रूप में है। याद रहेगा, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि MPPSC ने पिछले साल यानी 2021 के प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा था कि MPPSC में अध्यक्ष सहित कितने लोग हैं होते हैं, है ना। अगर ये पूछा गया है तो संरचना से क्वेश्चन बनेगा, और अगर संरचना आपसे राष्ट्रीय जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वहां से अगर संरचना पूछी जाए तो बहुत अच्छे से याद रखना है, 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, कुल मिला के 1+6 का कॉन्सेप्ट है। अगर टोटल सदस्य संख्या पूछे अध्यक्ष सहित तो वो 7 रहेगी। ठीक है, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य के साथ। क्लियर है ये बात? यहाँ तक याद रहेगा आपको संरचना? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि संरचना आपको क्लियर है। आयोग के सदस्य, जितने भी आयोग के सदस्य हैं कितने हैं? 6 में से 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। 6 में से 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। याद रहेगा टोटल कितने हैं? 1/1+6 और 6 में से 2 महिला सदस्य। क्लियर है? संरचना याद रहेगी आप लोगों को? समझ में आ गई है? नहीं आई? चलिए, हमको आप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर कीजिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष का हमने पढ़ाया है, 2 बार 3 बार बातें बताई हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग आंसर कर पाएंगे। फटाफट आंसर बताइए।
राष्ट्रीय मानव अधिकार के पहले अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है। बताइए भाई, फटाफट आंसर कीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, हम देखते रहेंगे बीच बीच में आंसर आप लोग कर रहे हैं या नहीं। अन्य कुछ चीजें देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा जी थी। शांता सिन्हा जी को बहुत अच्छे से याद रखना है, ये प्रथम अध्यक्ष थी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। याद रहेगा शांता सिन्हा का नाम, शांता सिन्हा प्रथम अध्यक्ष थी। अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रियंका कानूनगो जी है। कौन है? प्रियंका कानूनगो जी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अभी वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? प्रियंका कानूनगो जी। याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है, शांता सिन्हा पहली अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के, वर्तमान में प्रियंका कानूनगो। याद रहेगा आप लोगों को? चलो, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें देख लें कि कैसे इनकी नियुक्ति होती है और इनकी क्या सेवा शर्तें हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार करेगी। बहुत अच्छे से याद रखना, जो नियुक्ति हो रही है वो कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। आयोग के अध्यक्षों या सदस्यों दोनों की नियुक्ति कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। क्लियर रहेगा? सॉरी, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती। ध्यान रखना, जो केंद्र सरकार वो नियुक्ति तो करती है, लेकिन एक 3 सदस्यीय समिति है, उसके सिफारिश पर ही जो है नियुक्ति किसी की जाती है, अध्यक्ष के रूप में हो या सदस्य के रूप में। और जो नियुक्ति है वो कौन सा मंत्रालय देख रहा है? केंद्रीय बाल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की
सिफारिश पर। क्लियर रहेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसकी सिफारिश पर, तो 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री जो होंगी वही अध्यक्षता कर रही होंगी। क्लियर रहेगा ये बात, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, आयोग के अध्यक्ष, ध्यान रखना, आयोग के अध्यक्ष एवं जो सदस्य हैं उनका जो वेतन भत्ता है उसका जो निर्धारण है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तय किया जाता है। याद रहेगा, यहाँ 3 बातें हम लोगों ने देख ली। वेतन भत्ता किसके माध्यम से निर्धारण किया जाएगा, कौन तय करेगा, केंद्र सरकार। क्लियर है ये बात। नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में ये 3 चीजें आप लोगों को याद रहेंगी या नहीं। ठीक है, 3 बातें आपको याद रखनी है कि अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार, 3 सदस्यीय समिति होगी जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में होगी, और जो वेतन भत्ते हैं वो केंद्र सरकार इसको निर्धारित करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 3 बातें आप लोगों को याद रहेंगी बहुत अच्छे से। पहली तो ये कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरी संरचना, और तीसरी नियुक्ति एवं सेवा शर्तें। अब जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनके संबंध में क्या स्पेशल प्रावधान है, या हम इनको योग्यता बोलेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है इनके अध्यक्ष एवं सदस्य बनने की, उसको देख लेते हैं। पहली बात, इनका जो अध्यक्ष बनेगा वो बाल कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य में अनुभव, ठीक है, जो बाल अधिकारों के लिए काम किया हो, उत्कृष्ट काम किया हो, अगर उस काम का उसे अनुभव है लंबे समय तक का, तो वह व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि एक व्यक्ति है जिन्हें नोबेल मिला है, आपको पता होगा, कैलाश सत्यार्थी, है ना। कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। तो वो बाल अधिकार के क्षेत्र में काम करते हैं, बाल श्रमिक को श्रम से उबारने के लिए काम करते हैं, है ना। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति है तो उनको जो है अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जो बाल अधिकार के क्षेत्र में काम किया हो। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, याद रहेगा, योग्यता याद रहेगी। चलिए, सदस्य के संबंध में देख लेते हैं। सदस्य कौन होगा, जो शिक्षा से हो, बाल कल्याण से हो, बाल कष्टों के निवारण से संबंधित हो, मनोविज्ञान से हो, समाज शास्त्र से हो, आदि में जो ख्याति प्राप्ति व्यक्ति है, इन क्षेत्रों में उसको सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। कौन, ठीक है, तो अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता क्या, अध्यक्ष की योग्यता क्या है कि बाल के क्षेत्र में, बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया हो, और सदस्य के लिए जरूरी है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में कोई शिक्षाविद हो, बाल कल्याण के क्षेत्र में काम किया हो, बाल कष्टों के निवारण के संबंध में काम किया हो, मनोविज्ञान के संबंध में, साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं उस क्षेत्र में, या सोशियोलॉजी के क्षेत्र में, समाज शास्त्र के क्षेत्र में काम किया हो, ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति को जो है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा या बनाया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, तो हमने 4 चीजें देख ली हैं। हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली, हमने संरचना देख ली, हमने नियुक्ति में सेवा शर्तों की बात की, हमने योग्यता की बात कर ली। आज हम इतनी ही चीजों की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम कल की जो हमारी क्लास होगी इसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे भी चुका हूँ टेस्ट सीरीज के संबंध में। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी मेंस की भी चल रही है 2021 की, जो फरवरी मार्च में प्रस्तावित है, आपको पता है कैलेंडर आ गया। ठीक है, हम लोग 75% अभी भी डिस्काउंट दे रहे हैं, 2499 में आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 10,000।
ठीक है। 10,000। 23 टेस्ट हैं, जिसमें से 11 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं और जो 12 है वो एफएलटी टेस्ट है। आप इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए और 2021 में अपनी जो है सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर आज की अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चाहे आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट के रूप में, या आपके डाउट हैं, सवाल है कोई, उस पर भी आप सजेशन दे सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास संबंधी नोटिफिकेशन